of digestive system. कल हमने किया था सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से 3 सलाइवरी ग्लैंड्स किए थे हमने? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। आज हम करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक मींस, जो गैस्ट्रिक वर्ड बना है दैट वर्ड कम्स फ्रॉम गैस्ट्रियम, और गैस्ट्रियम का मतलब क्या होता है? स्टमक। यानी कि हमारी स्टमक में जो भी ग्लैंड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं स्टमक को। तीन पार्ट्स हमने किए थे स्टमक के। ये वाला पार्ट हमने किया था कार्डियक पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट फंडस, और ये पाइलोरिक। 3 पार्ट्स हमने किए थे। तीनों पार्ट्स में जो गैस्ट्रियम है, जो स्टमक है, तीनों पार्ट्स में अलग अलग तरह के इसके अंदर जो है ग्लैंड्स जो है वो हमें मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्डियक पार्ट की। कार्डियक पार्ट जो है वो कार्डियक रीजन, यानी कि यहाँ पर हार्ट जो है इससे टच करता है स्टमक से, इस पार्ट से, इसीलिए इसको हम कार्डियक रीजन बोलते हैं। कार्डियक रीजन के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक ग्लैंड्स। दूसरी तरह के एक ग्लैंड्स हैं जो पूरी की पूरी स्टमक में ही फैले हुए हैं। इनको मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, जो पूरी स्टमक की ही लाइनिंग में फैले हुए हैं, चाहे वो कार्डियक पार्ट हो, चाहे फंडस हो, चाहे पाइलोरिक हो, तो वो ग्लैंड्स कहलाएंगे प्रिंसिपल ग्लैंड्स। ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ कार्डियक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड्स कहाँ होंगे? सिर्फ और सिर्फ कार्डियक रीजन में। तीसरी तरह के एक और ग्लैंड्स होते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स, जो कहाँ मिलेंगे ज्यादा? पाइलोरिक रीजन में। तो कार्डियक ग्लैंड्स जो सिर्फ कार्डियक रीजन में है स्टमक के, प्रिंसिपल ग्लैंड्स जो कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक पूरी स्टमक में फैले हुए हैं, और पाइलोरिक ग्लैंड्स जो सिर्फ और सिर्फ पाइलोरिक रीजन में ही प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है कार्डियक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड्स जो हैं इसके अंडर आ जाते हैं कुछ स्पेशल तरह के सेल्स, गॉबलेट सेल्स। देखो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ सेल हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ टिश्यू हो, कुछ भी हो, जो चीज कुछ सिक्रीट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड। तो कार्डियक रीजन में कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा सब्सटेंस है जो हमने जो भी फूड खाया, जो यहाँ ईसोफेगस से आएगा, वो फूड, उसके अंदर मिर्च, मसाले, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जो इसकी लाइनिंग को इरिटेट कर सकती हैं। तो ये जो लाइनिंग इरिटेट ना हो, खराब ना हो, इसके लिए यहाँ पर गॉबलेट सेल्स क्या कर रहे हैं? म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, और ये म्यूकस यहाँ पर एक पूरे स्टमक में एक लेयर बना देता है ताकि फूड जो है इसकी वॉल को करोड ना कर सके। करोड मतलब कि उसको गला ना सके, उसको खराब नहीं कर सके। ठीक है, तो कार्डियक ग्लैंड्स के अंदर आ गए गॉबलेट सेल्स। दूसरे हैं प्रिंसिपल ग्लैंड्स। प्रिंसिपल ग्लैंड्स मतलब जो पूरे के पूरे ही स्टमक में फैले हुए हैं। प्रिंसिपल ग्लैंड्स आगे जो है फर्दर 5 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं इनको बताती हूँ। 5 टाइप के हैं प्रिंसिपल ग्लैंड्स। नंबर 1 इसमें आगे ऐसे सेल्स जो ग्लैंड्स की तरह एक्ट करते हैं वो हैं पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं 2 प्रो एंजाइम्स
और 1 एंजाइम। प्रो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम से पहले की स्टेज को हम बोलते हैं प्रो एंजाइम। डाइजेशन में अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी सभी तरह के एंजाइम जो भी डाइजेशन में चाहिए सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एंजाइम्स किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। मतलब ये भी काम नहीं करते। काम कब करेंगे? जब ये एक्टिव फॉर्म में होंगे। और ये एक्टिव फॉर्म में कब आएंगे? जब फूड आएगा। अब हम हर समय तो कुछ खाते नहीं है, जब हम कुछ खाएंगे तो उस टाइम पर ये हमारे प्रो एंजाइम जो है वो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टमक के पूरी स्टमक में ही फैले हुए जो पैप्टिक सेल्स हैं वो 2 प्रो एंजाइम्स यानी कि इनएक्टिव एंजाइम्स और एक एक्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। 2 जो प्रो एंजाइम्स हैं वो हैं पेप्सिनोजन and second one is prorenin. पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। अभी जो मैं नाम लूंगी सारे एंजाइम्स के, ग्लैंड्स के, सभी आपके लिए थोड़े नए होंगे, थोड़े से मुश्किल भी लग सकते हैं आपको, लेकिन अभी आने वाला जो चैप्टर है, फर्दर जो टॉपिक्स आएंगे ना डाइजेशन में, उसमें बार बार हम इन्हीं एंजाइम्स के नाम को यूज करेंगे, तो आप इसके लिए हैबिचुअल हो जाओगे। आज इसको जब पढ़ोगे, देखोगे नोट्स में, तो डरना मत कि इतने मुश्किल नाम है। जब आप आने वाले 10 दिन तक रोज मेरे से यही नाम सुनते रहोगे तो आपको इनका फंक्शन भी पता चल जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए डोंट वरी। तो 2 प्रो एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। और एक जो एंजाइम यानी कि जो एक्टिव फॉर्म में एंजाइम है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये एक्टिव फॉर्म में है और ये दोनों जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट एंजाइम्स हैं। ठीक है, दूसरी तरह के प्रिंसिपल ग्लैंड्स जो हैं जो कि पूरे की पूरी स्टमक में फैले हुए होते हैं वो है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके साथ एक और फैक्टर रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है प्रिंसिपल ग्लैंड्स की फॉर्म में। कौन सिक्रीट करता है इनको? ऑक्जेंटिक सेल्स। ये तो सबको पता होगा कि स्टमक में जो फूड है उसकी क्या होती है? चर्निंग होती है। इस तरह से गोल गोल उसको घुमाया जाता है ताकि जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इसके साथ उनको जो है डाइजेशन में एड करने के लिए जितना ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे में टूटेंगे उतनी जल्दी जो है वो डाइजेस्ट होंगे और उतने अच्छे से वो एब्जॉर्ब भी हो पाएंगे। इसीलिए उनको मिक्स किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और वो कौन सिक्रीट करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स। कहाँ होते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स? मैंने आपको ये ग्रीन कलर से जो दिखाया है, पूरी ही स्टमक में जो फैले हुए हैं। ऐसे ही पैप्टिक सेल्स भी पूरी स्टमक के अंदर ही फैले हुए होते हैं। थर्ड तरह के सेल्स हैं जो प्रिंसिपल ग्लैंड्स के अंदर आते हैं वो है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो है वो अकेले हमने पहले पढ़ा कार्डिक ग्लैंड्स के अंदर भी आ रहे हैं क्योंकि कार्डिक रीजन में गॉबलेट सेल्स ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी स्टमक में गॉबलेट सेल्स नहीं है, बाकी स्टमक में भी पूरी में गॉबलेट सेल्स फैले हुए हैं। इसलिए गॉबलेट सेल्स को भी हम प्रिंसिपल सेल्स, प्रिंसिपल ग्लैंड्स के अंदर लेंगे जो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। इसके बारे में हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट तरह के सेल्स हैं एंटीरोएंडोक्राइन और आर्जेंटिफिन सेल्स। एंटीरोएंडोक्राइन ग्लैंड्स और आर्जेंटिफिन सेल्स, इनको आर्जेंटिफिन सेल्स के नाम से जो है क्वेश्चन आ जाता है। और ये 2 तरह के होते हैं। एक तरह के सेल्स होते हैं जी सेल्स और दूसरे तरह के सेल्स होते हैं डी सेल्स। जो जी सेल्स हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दैट इज गैस्ट्रिन हार्मोन। ये भी अगेन गैस्ट्रिन से ही बना है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और जो डी सेल्स हैं
वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन। अब ये सारे हार्मोन्स ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये क्या फंक्शन करते हैं ये हम डाइजेशन में ही पढ़ेंगे। लास्ट तरह के जो प्रिंसिपल सेल्स हैं दे आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है ऐसे सेल्स हैं विच आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जो 1 से 2, 2 से 4 लगातार बस डिवाइड करते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लगातार डिवाइड करे जा रहे हैं सेल्स। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और अगर हम वर्ड यूज करेंगे आगे आएगा डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है? डिफरेंशिएटेड का मतलब है कोई भी ऐसा सेल जिसने अपना साइज और शेप चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। अपना जो फंक्शन करना है के हिसाब से उसने अपना साइज। रिद्धि अपना प्लीज माइक बंद करें। आप क्लास ज्वाइन करते हैं, मेक श्योर कि आपका माइक ऑफ हो। साइज और शेप जो है फंक्शन के हिसाब से अगर कोई अपना चेंज कर लेता है तो वो सेल क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएटेड। और अनडिफरेंशिएटेड मतलब जो सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि उन्होंने डिवाइड करके आगे जाकर क्या बनना है। तो कुछ ऐसे भी सेल्स जो हैं वो पूरी स्टमक के अंदर फैले होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है वो पर्टिकुलरली हम स्टमक के बारे में नहीं बात करते हैं। स्टेम सेल्स एक कॉमन वर्ड है। कोई भी ऐसा सेल जो डिवाइड कर रहा है बिना किसी फंक्शन के वो क्या कहलाएगा? स्टेम सेल। अब इस स्टेम सेल से हम बॉडी का कोई भी पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, फिर है फंक्शंस ऑफ HCl। ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl सिक्रीट कर रहे हैं उसका क्या फायदा हो रहा है? सबसे पहला फायदा क्या हो रहा है कि सलाइवा में से होकर जो फूड आया है उस फूड पर सलाइवा का एक्शन हो रहा है। सलाइवा के एंजाइम, सलाइवा का पीएच उस पर असर डाल रहा है। तो उसके जो एक्शन है उसको स्टॉप कर कर अब स्टमक का एक्शन शुरू करने के लिए HCl सिक्रीट होता है। सलाइवा का पीएच हमने किया था 6.7 टू 6.8, लेकिन इतने पीएच पर फूड जो है वो उसका ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए एसिड रिलीज होता है और स्टमक के अंदर सारा मीडियम क्या होता है? इट इज एसिडिक। दूसरी चीज अभी हमने बात की थी प्रो एंजाइम और एंजाइम की। दो हमने प्रो एंजाइम के नाम किए थे, पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। मैंने आपको ये कहा कि ये दोनों क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, और जब हम फूड लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करना होता है तो ये दोनों एंजाइम जो कि प्रो एंजाइम है ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एंजाइम में। तो किसी भी प्रो एंजाइम को एंजाइम में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो प्रो एंजाइम एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रो एंजाइम जैसे कि हमने अभी किया पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आते ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू पेप्सिन। और ये पेप्सिन किस काम आता है? जो भी हमने फूड में प्रोटीन्स खाए हैं उसके ब्रेकडाउन में, उसकी डाइजेशन में। दूसरा हमने किया प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में होता है। इन्फेंट्स मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं जो मिल्क पीते हैं उनके अंदर होता है। तो प्रोरेनिन भी HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू रेनिन। ठीक है, और ये रेनिन छोटे बच्चों में प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन कौन सा? मिल्क का प्रोटीन, सीजन प्रोटीन। मिल्क में प्रोटीन होता है एक सीजन नाम का, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम मिल्क के अलावा और चीजें कंज्यूम करने लगते हैं तो ये एंजाइम हमारे अंदर सिक्रीट नहीं होता है। थर्ड फंक्शन क्या है HCl का? कि ये पूरे फूड को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने से क्या फायदा है? एसिडिक होने की वजह से फूड का ब्रेक डाउन इजीली हो जाता है, बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में आसानी से टूट जाते हैं। और
HCl की वजह से ही फूड जो है इट कैन बी सॉफ्टन, उसको जो है हम कंपैरेटिवली और ज्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमने पढ़ा, 3 पार्ट्स हैं स्टमक के, कार्डियक, फंडस और पायलोरिक। इस हिसाब से जो कार्डियक रीजन में ग्लैंड्स हैं वो कार्डिक ग्लैंड्स, जो पूरे स्टमक में फैले हैं वो प्रिंसिपल ग्लैंड्स, और जो पायलोरिक रीजन में है वो पायलोरिक ग्लैंड्स। ठीक है, जो प्रिंसिपल ग्लैंड्स हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं, पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, एंटीरोएंडोक्राइन और आर्जेंटिफिन सेल्स या स्टेम सेल्स। और पायलोरिक रीजन में भी सेम यही गॉबलेट सेल्स और गॉबलेट सेल्स जो है वो हमें मिलते हैं। इसके बाद है एक ग्लैंड विच इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज हैपर और लिवर। लिवर का नाम है हैपर मेडिकल टर्म्स में, इसीलिए लिवर से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उसके साथ वर्ड यूज किया जाता है हिपैटिक। हिपैटिक का मतलब रिलेटेड टू द लिवर, जो चीज लिवर से जुड़ी हुई होगी उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे दैट इज हिपैटिक। ठीक है, तो लिवर क्या है, कहां पर होता है लिवर, हमारी बॉडी के राइट साइड में। आई एम शोइंग यू। ये एसोफेगस, ये स्टमक, और ये इसके कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा लिवर। ठीक है, एक अलग से अगर मैं आपको लिवर का डायग्राम दिखाऊं तो एक्चुअल में लिवर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ऐसा दिखता है लिवर। लिवर जो है राइट साइड पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी की। लिवर जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का एक स्पंजी ऑर्गन है। इट इज ऑन द राइट साइड, इट इज रेडिश इन कलर एंड इट इज स्पॉन्जी, स्पॉन्ज जैसा होता है। जैसे स्पॉन्ज के अंदर जो है कई चीजें जो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती है, सॉफ्ट सी होती है, बिल्कुल ऐसा ही हमारा लिवर होता है। हम एक नॉर्मल जो ह्यूमन पर है, मान लो 60 केजी का है कोई पर्सन, तो उसमें लिवर का वेट होता है 1.5 टू 1.6 केजी, इतना वेट इसका होता है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो लिवर को हम 2 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो राइट वाला लोब है दैट इज क्वाइट लार्जर, और जो लेफ्ट वाला लोब है दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। लेफ्ट वाला छोटा है और राइट वाला जो है वो बड़ा लोब होता है। इसके अलावा लिवर की जो इंफीरियर, जो नीचे वाली सरफेस है, एक बारी मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगी कि आपको बार बार ये कुछ टर्म्स आएंगी वो आप याद करें, या आपने स्कूल में भी पढ़ी होंगी। अलग अलग सरफेसेस आती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल। एंटीरियर मतलब आगे, ए से एंटीरियर, ए से आगे। पोस्टीरियर मतलब पीछे, पीछे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। सुपीरियर मतलब ऊपर, जैसे हम बोलते हैं कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, तो ऊपर। इंफीरियर मींस नीचे, एंड लेटरल मींस साइड्स। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी जो आर्म्स हैं या मेरे हैंड हैं, ये मेरी बॉडी पे कहाँ लगे हैं, लेटरली, लेटरल साइड्स पे, दोनों साइड्स पर मेरे हाथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि लिवर की जो इंफीरियर सरफेस, तो इंफीरियर सरफेस कौन सी होगी, ये वाली। लिवर की इंफीरियर सरफेस पर एक पायरिफॉर्म, एक छोटा स्ट्रक्चर लगा होता है, होगा ये लिवर के पीछे। जैसे सपोज करो आप मेरी तरफ देखें कि ये एक छोटा सा पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर है, पायरिफॉर्म भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये लिवर है इसके ऊपर। जब लिवर को हम किसी पर्सन की बॉडी को हमने यूं काटा, उसमें से हमें लिवर दिखा, लिवर को ऐसे हटाया तो ये पीछे हमें एक पायरिफॉर्म है। पायरिफॉर्म मतलब एक तरफ से उसका एंड जो है वो एकदम नैरो है, और एक तरफ से एंड कैसा है, ब्रॉड। जैसे पियर होता है, नाशपाती होती है, उसकी शेप क्या कहलाती है, पायरिफॉर्म। एक तरफ वो काफी
जो है नैरो होती है और एक तरफ से ब्रॉड होती है, तो दिस शेप इज नोन एज पायरिफॉर्म। तो पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। कुछ येलोइश से कलर का हमें गॉल ब्लैडर जो है वो दिखता है, गॉल ब्लैडर का कलर कुछ येलोइश सा होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर को अगर हम देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, फंडस और नेक। ये सारा पार्ट है इसकी बॉडी, ठीक है, और फंडस एंड दिस पार्ट इज, तो छोटा सा पार्ट है, दिस इज नेक, ठीक है। ऐसे नहीं दिखेगा, मैंने आपको दिखाया, अगर लिवर को हटाएंगे ऊपर से यूं तो हमें नीचे गॉल ब्लैडर जो है वो नजर आएगा। पूरे अगर हम लिवर को देखें तो लिवर के बाहर जो है एक बहुत ही पतली लेयर होती है, एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो लिवर की बाहर की कवरिंग इज ग्लिसन्स कैप्सूल, इसकी बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है ग्लिसन्स कैप्सूल। अंदर से अगर हम लिवर को देखें, मतलब ये लिवर है, हमने इसको यूं काट लिया और इसको हम अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इसके अंदर क्या दिखेगा। इसके अंदर बेसिकली अगर हम लिवर के अंदर देखें तो लिवर के अंदर छोटे छोटे हमें इस तरह से लोब्यूल्स दिखेंगे, तकरीबन 1 मिलियन लोब्यूल्स, इन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स, तो 1 मिलियन किसी एक पर्सन के लिवर के अंदर हमें ऐसे हेपेटिक लोब्यूल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। These are hepatic lobules. Hepatic lobules जो है अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इनके चारों तरफ जो है, हेपेटिक लोब्यूल्स के चारों तरफ इस तरह से छोटी छोटी कॉर्ड्स जो है वो निकल रही है, सर्कमफ्रेंस के वे में इस तरह से छोटी छोटी कॉर्ड्स जो है वो बाहर निकल रही है। कॉर्ड क्या होती है? छोटी छोटी सी ट्यूब्स। लाइक दिस, और इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड्स। तो लिवर के 2 लोब्स, राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा, दोनों ही लोब्स के अंदर जो उसके ऊपर जो है एक पतली सी लेयर दैट इज ग्लिसन्स कैप्सूल, और लिवर के अंदर लगभग 1 मिलियन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। हर एक हेपेटिक लोब्यूल्स जो है वो चारों तरफ से किससे गिरा हुआ है? हेपेटिक कॉर्ड से। हेपेटिक कॉर्ड्स जो है, ये जो कॉर्ड्स हैं इनके अंदर अगर हम देखें तो इन कॉर्ड्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ। ये हेपेटिक कॉर्ड्स भी छोटे छोटे सेल्स से बनी है। इन सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। ये छोटे छोटे सेल्स क्या है? दे आर हेपेटोसाइट्स। सारी जो ही मैंने ये मरून कलर से बनाई है हेपेटिक कॉर्ड्स, इनके अंदर होंगे हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, हिपैटो का मतलब लिवर, यानी कि लिवर सेल्स। अब ये जो हेपेटोसाइट्स हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि जितना भी मेटाबॉलिज्म है, जितना भी कोई भी चीज टूट के नहीं बननी है, कोई छोटी छोटी जो चीजें हैं जुड़कर नया बनना है, वो सब कहाँ पर होता है? इन्हीं हेपेटोसाइट्स के अंदर होता है। यानी कि हमने, अगर आपने सुना हुआ है बाइल जूस के बारे में, तो वो बाइल जूस कौन बनाता है? ये 1 मिलियन हेपेटोसाइट्स। कहाँ पर होते हैं? हेपेटिक कॉर्ड के अंदर। हेपेटिक कॉर्ड कहाँ होती है? हेपेटिक लोब्यूल्स के साथ चारों तरफ जुड़ी हुई होती है, और इन्हीं में से थोड़ी थोड़ी सिक्रीशन निकलती है हर एक सेल में से, और उस सिक्रीशन को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस। अब ये सारे हेपेटोसाइट्स का बाइल जूस जो है वो इकट्ठा होता है और कहाँ पर स्टोर होता है? इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? इस बाइल जूस को सिर्फ स्टोर करना। बनाना किसका काम है? हेपेटोसाइट्स का। हेपेटोसाइट्स के साथ साथ इसके अंदर जो ये हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर कुछ साइनसेस भी होते हैं, साइनोसॉइड्स बोलते हैं जिनको हम। साइनोसॉइड्स मतलब कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फूली हुई होती हैं, स्वेलिंग हुई होती है जिनमें, उन्हें हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स।
ये साइनोसॉइड्स जो हैं, इनकी जो लाइनिंग है, इन साइनोसॉइड्स की जो लाइनिंग है, दिस लाइनिंग इज नोन एज एंडोथेलियम। इनकी लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोथेलियम। और ये जो लाइनिंग है एंडोथेलियम, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं स्पेशल तरह के, इस तरह से एंडोथेलियम की लाइनिंग के अंदर कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कपर सेल्स। ये कपर सेल्स जो है ये काम करते हैं फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? निगल जाना, स्वेलो कर लेना। कोई भी डेड है, कोई भी बाहर से आया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको ये खा जाएंगे। फैगोसाइटोसिस करना मीन्स खा जाना, एक सेल का दूसरे सेल को खा जाना। साइटोसिस मीन्स सेल प्रोसेस एंड फैगो मीन्स निगलना। यस बेटा? मैम जो कफर सेल होते हैं मैम वो WBC की टाइप है? नहीं, WBC टाइप नहीं है, फंक्शन उनका WBC जैसा है। WBC तो ब्लड में होते हैं हमारे, फंक्शन इनका WBC जैसा है कि खाली ये अब ये सिर्फ बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहे हैं, डेड सेल्स को भी खा रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं। किसी भी चीज को खा जाएंगे, जो भी इनको डेड मिलेगा, वेस्ट मिलेगा, उस सारी चीज को ये कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है? इसके अलावा यहाँ से जो दोनों ही राइट और लेफ्ट दोनों ही जो लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट दोनों ही लोब्स में से निकलती हैं hepatic ducts. These are hepatic ducts. hepatic क्यों? क्योंकि लिवर से निकलने वाली डक्ट्स हैं। hepatic ducts के साथ साथ जो गॉल ब्लैडर है उसकी भी एक डक्ट इनके साथ जुड़ जाती है। अब ये तीनों डक्ट्स मिलकर एक डक्ट बना देती है। 3 डक्ट्स मिल गई और 3 डक्ट्स मिलकर एक डक्ट बन गई, जिसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसे मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ डायग्राम में कि ये एक और एक दो, ये दोनों होगी हेपेटिक डक्ट्स। हेपेटिक डक्ट्स के साथ एक डक्ट और आगे ज्वाइन हो गई जो कि गॉल ब्लैडर से आ रही थी। ठीक है? और इन तीनों को मिलाकर एक बड़ी डक्ट बन गई, एक मोटी ट्यूब और बन गई, जिसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है? तो इसके अंदर हेपेटिक डक्ट से आने वाला जो भी बाइल जूस है वो पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये कभी कभी बहुत खतरनाक स्टेज में भी इसकी प्रॉब्लम हो जाती होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जिन लोगों के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो, तो वो स्टोन जो है वो खिसकता खिसकता ये गॉल ब्लैडर की डक्ट से कहाँ पर आकर फंस जाता है? यहाँ कॉमन बाइल डक्ट में। अगर स्टोन का साइज बड़ा है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वो जब बाइल जूस यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा होता है कॉमन बाइल डक्ट में, तो ये खुद भी स्टोन भी यहाँ पर आ जाता है। इस केस में क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन, सारा रास्ता बंद हो गया। अब जो भी सिक्रेशंस थी, अब सपोज करो ये रास्ता बंद, तो ये हेपेटिक डक्ट्स भी बंद, ये ब्लॉक, तो लिवर के अंदर जो भी बाइल जूस है सारा कुछ इकट्ठा होता रहेगा और ब्लड वेसल्स के अंदर ही रह जाएगा। इस केस में सीवियर जॉन्डिस, पीलिया जिसे हम बोलते हैं, जॉन्डिस हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का? गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है? बाइल को स्टोर करना। तो क्या होगा? बाइल स्टोर नहीं होगा, जब खाना खाया तो बाइल जूस निकल जाया करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्टोन आ गया, स्टोन ने यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ना तो सर्जरी हो पाती है और जॉन्डिस इतना सीवियर हो जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जान को खतरा इस कंडीशन में बन जाता है। तो लिवर के जो हिपैटोसाइट्स हैं कॉमनली जो वो जूस बनाते हैं, दैट इज नोन एज बाइल जूस। लगभग एक नॉर्मल पर्सन एक दिन में 600 ml बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है, और बाइल जूस का पीएच होता है 7.6 टू 7.8, सॉरी 7.6 टू 8.6।
ठीक है, ये इसका पीएच होता है। इसके अलावा ये पीएच कौन सा हुआ, इट इज एल्केलाइन। अब देखो जो स्टमक से आ रहा था वो एसिडिक था, अब उसको अल्कलाइन कर दिया जा रहा है। लिवर के जो सिक्रीशंस हैं वो अल्कलाइन है, यानी कि इंटेस्टाइन में जो भी होगा वो सारा फूड है वो अब अल्कलाइन होगा। अब उसकी एसिडिटी जो स्टमक से आई थी HCl की वजह से, उसको सारा जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक और भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि बाइल पिगमेंट्स। पिगमेंट क्या होता है, जो किसी चीज को कलर दे। दो तरह के बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का है और बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का है। तो ये दो पिगमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लिवर क्या करेगा, लिवर अपनी जो भी बाइल जूस है वो यहाँ कॉमन बाइल डक्ट से निकालकर किसको देगा, इधर। ये यहाँ पर लिवर है, ये कॉमन बाइल डक्ट आई और ये सारी सिक्रीशंस कहाँ पर पोर कर दी जाती हैं, इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, क्योंकि मेन डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होना है, डोडेनम। अब इस बाइल जूस में कई सारे एंजाइम्स है, बहुत कुछ है जो सारा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। हाँ जी, क्लियर है। आज के लिए इतना बहुत है, कल करेंगे हम फंक्शंस ऑफ लिवर। आज हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में किया। कार्डियक, प्रिंसिपल और पाइलोरिक 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें पैप्टिक, ऑक्जेंटिक, गॉबलेट, आर्जेंटिफिन और स्टेम सेल्स आते हैं। फिर हमने HCl का फंक्शन किया कि वो फूड को सॉफ्ट करके एसिडिक बनाकर कई प्रो एंजाइम को एंजाइम में बदलकर HCl जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमने लिवर के बारे में पढ़ा, जिसको हेपर बोलते हैं। और लिवर का काम क्या है, बाइल जूस को बनाना। लिवर कैसे बाइल जूस बनाता है, लिवर के अंदर 1 मिलियन सेल्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स में से चारों तरफ सर्कमफ्रेंस में कॉर्ड्स निकलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड्स। और इन हेपेटिक कॉर्ड्स के अंदर स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स। ये हेपेटोसाइट्स जो है वो बनाते हैं बाइल जूस। लिवर के बाहर एक पतली सी लेयर होती है, दैट इज ग्लिसन्स कैप्सूल। बेसिकली लिवर को हम 2 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट साइड वाला बड़ा और लेफ्ट साइड वाला छोटा। दोनों ही लोब्स में से डक्ट्स निकलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट्स। दोनों डक्ट्स मिलकर गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ मिल जाती हैं और बना देती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट सीधा कहां पर खुलती है, इनटू द डोडेनम। लिवर 1 से 1.5 किलो के करीब, एक नॉर्मल पर्सन जिसका 60 kg वेट है, उसके अंदर इतना वेट लिवर का होगा। राइट साइड पे होता है बॉडी की, रेडिश कलर का होता है एंड इट इज स्पॉन्जी इन नेचर। ठीक है, इतने में कोई डाउट? टाइम इज रनिंग आउट। कोई डाउट है तो बेटा बताएं। मैम बाइल जूस का मेन यूज क्या होता है जब बनता है? बाइल जूस